हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज हम जुड़े हैं क्लास 7 के हिस्ट्री चैप्टर 2 के साथ और इसका शीर्षक है नए राजा और उनके राज्य। इससे पहले हमने क्लास 7 के हिस्ट्री का चैप्टर 1 कंप्लीट किया था और इन दोनों चैप्टर से पहले हमने क्लास 6 के हिस्ट्री को पूरा कवर किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं और आप नोट्स का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की इस वीडियो में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए रखे गए हैं। तो आज हम सबसे पहले लेंगे नए राजवंशों के उदय के बारे में। तो नए राजवंशों का उदय का कब से शुरू हुआ था? तो 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ था। उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरकार अस्तित्व में आ चुके थे। अधिक सत्ता संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का स्वामी इत्यादि घोषित कर लेता था। यानी अधिक सत्ता और संपदा जब हासिल हो जाता था तो वहाँ के जो सामंत होते थे वो अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर, इनका मतलब क्या होता है? तो पूरे मंडल का महान स्वामी, और इस ओहदे को अपने आप पे घोषित कर लेते थे। 8वीं सदी के आरंभ में दक्कन में राष्ट्रकूट चालुक्यों के अधीन हो गए थे और 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी को परास्त कर राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, ये जो एक राष्ट्रकूट प्रधान था दंतीदुर्ग, वो अपने चालुक्य स्वामी को परास्त कर दिया और राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना कर ली थी, को स्थापित किया। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान, ये क्या है? तो ये सोने का गर्भ, हिरण्यगर्भ को ही सोने का गर्भ कहते हैं फ्रेंड्स। यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न कराया गया अनुष्ठान जिसमें याचक जन्म से क्षत्रिय ना होकर भी क्षत्रिय रूप में दोबारा क्षत्रिय प्राप्त हो सकता है। यानी जो अजन्मा होते हैं क्षत्रिय, वो लोग भी इस अनुष्ठान को कर कर क्षत्रिय बन जाते हैं और वो अपनी जो स्थापना है उसको स्थापित करते हैं, अपने स्थापत्य को। कदम मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरीश चंद ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। ये जो कदम मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार के जो हरिश्चंद ब्राह्मण थे, इन्होंने क्या किया था? तो परंपरागत पेशे को छोड़कर ये शस्त्र को अपना लिए थे और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य को सफलतापूर्वक स्थापित किया था। राज्यों में प्रशासन, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 3 राजाओं ने महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भूमों का स्वामी और इसी तरह के अन्य उपाधि धारण की थी। सामंतों, किसानों, व्यापारियों और ब्राह्मणों के संगठनों की सत्ता में साझेदारी होती थी। किसानों, पशुपालकों, कारीगरों तथा व्यापारियों से लगान के रूप में राजस्व की वसूली की जाती थी। तो फ्रेंड्स, अब इनके बारे में जाने तो अब छोटी सी और इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो तमिलनाडु के चोल शासकों ने अभिलेख 400 से ज़्यादा करों की चर्चा करते हैं। यानी जो तमिलनाडु के चोल शासकों के जो अभिलेख थे वो 400 से ज़्यादा करों की चर्चा करते हैं, जिसमें वेटी का अर्थ होता था जबरन कर और औरक कदमाई का अर्थ होता था भू राजस्व का प्रमुख था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे हम पढ़ेंगे प्रशस्ति और भूमि अनुदान के बारे में। तो प्रशस्ति ब्राह्मणों द्वारा राजाओं की प्रशंसा में रची जाती थी। ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में है, से प्रतिहार नरेश नागभट्ट की प्रशस्ति संस्कृत में मिली है। राजा प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलेखित होते थे। 12वीं शताब्दी में कल्हण द्वारा संस्कृत काव्य राजतरंगिणी, फ्रेंड्स यहाँ पे टाइप मिस्टेक है, ये है राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी की गई, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। धन के लिए युद्ध, प्रशासन के लिए, शासन के लिए तो युद्ध होता ही था, अब देखेंगे धन के लिए युद्ध। तो राजवंश का आधार क्षेत्र विशेष था। राजा दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे, जिसमें गंगा घाटी में कन्नौज पर अधिकार संघर्ष प्रमुख था। अब हम जानेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। तो फ्रेंड्स, त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ था? तो कन्नौज पर नियंत्रण हेतु गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के बीच में हुआ था।
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ था, तो आपका आंसर होगा गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालो के बीच में। अब हम पढ़ेंगे अफगानिस्तान के गजनी के बारे में। तो अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान मोहम्मद ने 997 से 1030 तक मध्य एशिया के भागों, ईरान तथा उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिम हिस्सों तक शासन किया। उसका निशाना संपन्न मंदिर थे। उसने गुजरात के मंदिर पर कई बार आक्रमण किया। सुल्तान मोहम्मद ने उपमहाद्वीप तथा लेखा जोखा लिखने का काम अल बरूनी को सौंपा। उसने अल बरूनी अरबी में किताब अल हिंद लिखी है। ये जो अल बरूनी है, इन्होंने अरबी में किताब लिखी जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स, तो अल हिंद है। ठीक है। अब हम चौहान और चाहमान वंश के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो चाहमान बाद में चौहान के रूप में जाने गए, यानी जो चाहमान वंश थे, इन्होंने अपना नाम में परिवर्तन किया और ये चौहान के रूप में जाने गए। ये दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने शासन के विस्तार के लिए गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम उत्तर के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192 तक था, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया था और दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों से हार गया था। तो फ्रेंड्स आपको आज की सीरीज़ कैसी लगी बताना बिल्कुल भी ना भूलेगा। सीरीज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़ा है तो आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।